हेलो एवरीवन। आज बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सेकंड पेपर को ओवरव्यू करेंगे। फर्स्ट पेपर आपका था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके सिलेबस को हमने पहले डिस्कस किया। आज हम लेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। हिंदी में मैं साथ में ही आपको बताती जा रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, यह है हमारे पेपर का पूरा नाम। यह सेकंड पेपर है और इंटरनेशनल सिनेरियो पर इस पेपर की कंटेंट डाली गई है सभी 5 यूनिट्स में। इन यूनिट्स को पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इन टोटल क्या पढ़ना है। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट। प्रथम इकाई में हमारी शुरुआत होती है इंटरनेशनल ट्रेड के परिचय से। कंसेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक कंसेप्ट यानी उसका मीनिंग, उसकी आवश्यकता और उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो देखना है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आती हैं उन सभी को इसमें शामिल करना है। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, क्या दोष हैं, इनको भी हमें समझना होगा। और थर्ड पार्ट जो इस टॉपिक में होगा, दैट इज़ रिलेटेड विद फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दो स्थितियां देखने में आती हैं। फ्री ट्रेड का मतलब होता है, यानी मुक्त व्यापार व्यवस्था वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार के प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। वर्सेस प्रोटेक्शन ट्रेड यानी संरक्षण देने वाला जो व्यापार है, जिसमें संरक्षणात्मक नीति अपनाई जाती है, प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्लाई की जाती है। उसमें कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एक्ट्स अप्लाई होते हैं, अधिनियम लागू किए जाते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों को हमें पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वातावरण कैसा है। वातावरण का मतलब होता है पूरे ग्लोब में, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां जो होती हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में यानी वर्तमान परिदृश्य में ये किस प्रकार की जा रही हैं। ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जिसको हमें किताबों से कहीं ज़्यादा जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में या हमें नेट पर इसको देखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का मेन कंटेंट है फॉरेन एड यानी विदेशी सहायता। विदेशी सहायता के बारे में ये देखना है कि हमारे इंडियन ट्रेड में, इंडियन इकनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का क्या महत्व रहा है, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और क्या उसके इफ़ेक्ट्स रहे हैं, और आगे भी हम इस सहायता को किस रूप में देखते हैं, उससे रिलेटेड ये एक मेन टॉपिक आता है। तो हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की समस्याएं और उनका भविष्य या उसका भावी परिदृश्य क्या होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड पार्ट जो इसका है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, भारत का विदेशी व्यापार। भारत के विदेशी व्यापार के 4 सेगमेंट्स हैं, यानी 4 प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार को देखा जाता है।
सबसे पहले उसमें आता है उसकी संरचना, कंपोजिशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जिसको हम विदेशी व्यापार के भी नाम से जानते हैं, भारत के संदर्भ में हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात एवं आयात की प्रवृत्ति को देखना है, ट्रेंड्स, प्रवृत्ति को समझना है। प्रवृत्ति का मतलब होता है यहाँ पर कि हम जब से विदेशी व्यापार कर रहे हैं, और विशेषकर ओपन ट्रेड जब हुआ 1991 में, जब LPG अप्लाई किया गया, इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया विश्व के साथ में, तो उस समय से अब तक हमारे विदेशी व्यापार की ट्रेंड्स क्या रही, प्रवृत्ति क्या रही, विशेष रूप से निर्यात एवं आयातों में। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड एक ही बात है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि हम विशेष रूप से हमारी संरचना कैसी है विदेशी व्यापार की, हम कितनी तरह की कमोडिटीज़ का, सर्विसेज का ट्रेड करते हैं अन्य देशों के साथ या आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में। उन मदों के बारे में, उन आइटम्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन का मतलब ये होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारत के विदेशी व्यापार की दिशा। दिशा का मतलब है कि हम किन कंट्रीज़ के साथ में, किन देशों के, किन राष्ट्रों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध है, हम अपने ट्रेड रिलेशंस किन राष्ट्रों के साथ रखते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनसे केवल हम इंपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी देश हैं जिनसे हम केवल जिनको हम निर्यात करते हैं, और मैक्सिमम कंट्रीज़ वो भी हैं जिनसे हमारे दोनों ही रिलेशंस हैं, यानी हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं और उनसे आयात भी करते हैं। तो ये डायरेक्शन का मतलब यही है कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ से किस तरह का ट्रेड रिलेशन है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या बोथ। इस तरह से हमें ये दो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। नाउ कम टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन की कंसेप्ट आपको समझनी है। एक्चुअली जैसा शायद आप पिछली क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि विदेशी व्यापार में दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, खाते बनाए जाते हैं। पहला होता है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन हिंदी में कहा जाता है, और दूसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। इन दोनों ही कंसेप्ट्स को हमें बहुत प्रॉपरली समझना है। उसके बाद इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, यानी इनके महत्व के बाद हमें ये देखना है कि विशेषकर भुगतान संतुलन में असाम्य जब उत्पन्न होता है तो उसके क्या कारण है। असाम्यता का मतलब यानी डिसइक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है जब डेबिट या क्रेडिट बैलेंस में से कोई एक ज़्यादा हो, उसको हम डिसइक्विलिब्रियम या असाम्यता की स्थिति कहते हैं। तो उस कंसेप्ट को समझते हुए हम उसके कारणों को पढ़ेंगे। उसके बाद हमें ये भी पढ़ना है कि ये जो असाम्यता उत्पन्न होती है किसी भी राष्ट्र के बैलेंस ऑफ पेमेंट में या भुगतान संतुलन खाते में, यानी डेबिट बैलेंस यदि ज़्यादा है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है जिसको कि हम सरप्लस बैलेंस कहा जाता है, जिसको कहते हैं वह सरप्लस यानी निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है। तो ये एक किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि निर्यात ज़्यादा होने का मतलब होता है विदेशी मुद्रा का ज़्यादा अर्निंग होना, फॉरेन करेंसी को यानी फॉरेन एक्सचेंज को हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वी आर इन गुड पोजीशन इन केस ऑफ सरप्लस बैलेंस। लेकिन यदि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट के मुकाबले आयात ज़्यादा हैं, तो आयात ज़्यादा होना किसी भी कंट्री के फॉरेन ट्रेड की एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती। इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि निर्यात कम होने से फॉरेन एक्सचेंज कम रिसीव हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमें आयातों का भुगतान
करना ही होता है फॉरेन करेंसी में, इसलिए वी नीड मोर फॉरेन करेंसी, बट देयर इज़ डेफिसिट, घाटा है। और इस घाटे को कैसे रिमूव किया जाए, उसके क्या मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, और विशेषकर भारत के संदर्भ में हमें ये सारा पढ़ना है, इसलिए हमें ये कॉजेज़ और मेजर्स टू रिमूव डिसइक्विलिब्रियम को पढ़ना होगा। अब इसी थर्ड यूनिट का एक दूसरा पार्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का है, विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय का बेसिक मीनिंग आपको देखना है, यानी आशय। आशय के अलावा उसके टाइप्स, उसके प्रकार, इम्पोर्टेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। विदेशी विनिमय दरों का महत्व का आशय, प्रकार एवं उनका महत्व और उनको निर्धारित करने के तरीके क्या हैं। इसके अलावा उसके दो ही प्रकार हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, स्थायी या स्थिर विनिमय दरें और परिवर्तनशील विनिमय दरें। दोनों के हमें लाभ और दोष दोनों ही पढ़ने हैं। इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे कि फॉरेन ट्रेड में फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का रोल क्या है, क्योंकि दो डिफरेंट कंट्रीज़ जब ट्रेड करती हैं तो ट्रेड के बाद उनके जो पेमेंट्स की प्रॉब्लम है उसको विदेशी विनिमय दरों के निर्धारण के द्वारा दूर किया जाता है। क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की की करेंसी सिस्टम डिफरेंट होता है, इसलिए दोनों ही करेंसीज़ का एक्सचेंज करने के लिए उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक रेट तय की जाती है, एक दर तय की जाती है, जिसको विनिमय दर कहा जाता है। ये विनिमय दरें दो तरह की हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, फिक्स्ड यानी स्थायी और परिवर्तनशील विनिमय दरें। इन दोनों को निर्धारित करने के तरीके, ये कैसे डिसाइड होती हैं, कैसे डिटरमाइन की जाती हैं और किस तरह से ये कार्य करती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आता है आपका फोर्थ यूनिट। चतुर्थ इकाई में आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे वैश्विक स्तर पर 3 प्रकार के राष्ट्र हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। और उन कंट्रीज़ के बीच में भी कई तरीके के पॉलिटिकल और ट्रेड रिलेशंस डिफरेंट तरह के ग्राउंड पर होते हैं, यानी उनके बीच में कुछ विशेष प्रकार के संबंध होते हैं। तो उन संबंधों के आधार पर, उन पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संबंधों के आधार पर इन देशों ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं। उन समूहों को हमें यहाँ डिफरेंट वे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, बहुत ही बड़ी संस्थाएं हैं, जिनको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। उनके नाम आप सभी जानते हैं। पहला है IMF, जिसका इंग्लिश में फुल वर्जन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये वो कोष है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने के लिए स्थापित किया गया। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, यानी जब ये IMF इस्टेब्लिश हुआ तो भारत वॉज वन ऑफ दैम। IBRD और वर्ल्ड बैंक, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका दूसरा नाम बाद में रख दिया गया विश्व बैंक के नाम से, इसको ज़्यादा जाना जाता है। विश्व बैंक के बारे में और IMF के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। ये संस्थाएं कब स्थापित हुई, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ये किस तरह से काम कर रही हैं, भारत को यानी इंडिया को इससे क्या फ़ायदे रहे, भारत के डेवलपमेंट में इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा, ये हमें इसमें समझना होगा। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक की 2 और इम्पॉर्टेंट एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस हैं, सहायक संस्थाएं हैं। फर्स्ट है IFC और दूसरा है IDA। IFC इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, दूसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एसोसिएशन, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद में इन दोनों संस्थाओं को भी इन्हीं के साथ हमें देखना है। उसके बाद में आपको ये 6-7 ग्रुप्स भी पढ़ने हैं, जिसमें OECD, आसियान, सेज, साफ्टा, नाफ्टा, ये सभी EU, इन सभी के बारे में आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनका इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया, यानी इनको स्थापित क्यों किया गया, इनके उद्देश्य क्या थे, फंक्शंस यानी कार्य क्या रहे, ऑर्गेनाइजेशन इनको कैसे संगठित किया गया, यानी कौन से कंट्रीज़ इनके मेंबर कंट्री हैं, अचीवमेंट्स क्या रहीं इन ग्रुप्स की, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय समूह जो बनाए गए, क्षेत्रीय समूह जिनको रीजनल ग्रुप्स भी कहा जाता है, इनके बारे में आपको इनकी उपलब्धियां देखनी हैं, अचीवमेंट्स देखने हैं, शॉर्टकमिंग्स भी देखनी हैं, यानी इनमें क्या कमियां रहीं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में इन सभी ग्रुप्स को, IMF को, IBRD, IFC और IDA को आपको केवल अचीवमेंट्स के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू इन्हें एनालाइज करना है। नाउ कम टू द लास्ट यूनिट दैट इज़ रिलेटेड विद WTO। WTO एक नया कंसेप्ट आया, पूरे विश्व के ट्रेड सिस्टम को बहुत ज़्यादा सरल, सुगम बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, किसी तरह के कोई आपस में रेस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि सभी देशों के बीच में, यानी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ म्यूचुअली बहुत प्रॉपरली अपने बिना किसी विवादों के, बिना किसी डिस्प्यूट्स के ट्रेड्स कर सकें, व्यापार कर सकें, निर्यात आयात की व्यवस्थाओं को निपटा सकें, उसके लिए WTO स्थापित किया गया। इस WTO के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए पूरी 5th यूनिट में केवल WTO को ही आपको समझना है। और लास्ट में इसका है क्रिटिसिज्म ऑफ WTO, यानी WTO की भी कुछ कमियां रही हैं जिनको हम आलोचनाओं के रूप में के आधार पर पढ़ेंगे। इस तरह से ये एक ऐसा पेपर है जो आपको पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देता है, इंटरनेशनल सिनेरियो बताता है, और उसमें भारत की स्थिति कैसी है, पोजीशन ऑफ इंडिया, उसको हमें एनालाइज करते हुए उस पेपर को समझना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप केवल किताबों पर नहीं रहें, क्योंकि किताबें कब प्रिंट होती हैं और सिनेरियो बदलता हुआ रहता है। और आज की कंडीशन, जबकि हम ऑनलाइन स्टडी पर आ गए हैं कोविड की वजह से, तो आपके लिए अब और भी ज़रूरी हो गया कि आप अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो करंट अफेयर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, उन पर हमेशा अपना विज़न बनाएं, उनको देखते रहें, चाहे आप नेट पर देखते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स को देखते हैं, या किसी तरह से आप इनके बारे में अपडेट रहते हैं किसी भी मीडिया के थ्रू, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे आप टेलीविज़न के न्यूज़ देखें, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, स्कोरिंग रहेगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप रेगुलरली अपडेट रहें कि सभी जगह क्या हो रहा है, सभी कंट्रीज़ किस तरह से ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, उनमें क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, रिलेशंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। कभी कोई कंट्री बहुत ज़्यादा आपस में ट्रेड कर रहा है और कभी एकदम उनके बीच में रेस्ट्रिक्शंस आ गए और उनका ट्रेड एकदम से डाउन हो गया। इकोनॉमीज़ का असर क्या पड़ रहा है, इन सभी को हमें डिटेल में समझना है। जहाँ तक बुक्स का सवाल है, इसमें बुक्स आपके लेवल पर 2 तरह की हैं। एक तो है त्रिवेदी एंड जेठाना, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। दूसरी है त्रिवेदी, नागर और भट्ट। देयर आर 3 ऑथर्स, त्रिवेदी, नागर और भट्ट। इन तीनों की किताब है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त के नाम से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले आप कोशिश करिए कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बेसिक नॉलेज गेन करने की।